हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिहार जीविका भर्ती सीरीज में आपका स्वागत है, जिसके तहत हम लोग डेली शाम में 6 बजे एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है मार्गदर्शक सीरीज। इसके तहत हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं जिसमें कई सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। जैसे सब्जेक्ट नॉलेज से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कंप्यूटर से, स्कीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, फिर कुछ दिनों में डेटा इंटरप्रिटेशन ऐड होगा, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस ऐड होंगे, रीजनिंग के। ये धीरे धीरे ये चेंज होते रहता है, लेकिन जिस क्वेश्चंस का, जिस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है पीटी एग्जाम्स में, उनको मैं हर सीरीज में रखता हूँ। तो आप लोग डेली शाम 6 बजे इससे जुड़ सकते हैं। ये लाइव होता है, आप लोग चैट बॉक्स में आके अपने आंसर्स दे सकते हैं। इसके तहत आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आपको और क्या पढ़ने की ज़रूरत है, किस सेक्शन में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। और ये सभी पोस्ट के लिए वैलिड है, किसी खास एक पोस्ट के लिए नहीं बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। सबसे पहले इस सीरीज के तहत हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट नॉलेज। तो सब्जेक्ट नॉलेज का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मैंने दिया है क्योंकि एग्जामिनेशन में अभी जैसा एग्जाम का स्वरूप होते जा रहा है, इसमें स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन पूछते हैं। भारत में ग्रामीण गरीबी बहुआयामी है, जिसमें आय, संपत्ति, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी शामिल है। ये स्टेटमेंट वन बोल रहा है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? तेंदुलकर समिति जो कि 2009 में आई थी, उन्होंने गरीबी मापन को उपभोग व्यय पर आधारित किया था और स्वास्थ्य व शिक्षा को भी ध्यान में रखा था। हमें बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। चलिए इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रामीण आय के साथ साथ यह सामाजिक बहिष्कार, खराब शिक्षा, कुपोषण और स्वास्थ्य देखभाल की कमी को दर्शाती है। तो ये बहुआयामी गरीबी है। बहुआयामी गरीबी का मतलब ये होता है कि हर क्षेत्र में देखा जाता है कि वह इंसान उस चीज से कितना वंचित है। जैसे बहिष्कार हो गया, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा का स्तर, कुपोषण, स्वास्थ्य देखभाल, ये सब चीज को कंसीडर किया जाता है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है उसमें ये बोला जा रहा है कि तेंदुलकर समिति, कई सारे समितियों ने अपने गरीबी मापने के अलग अलग तरीके बताए थे, जिसमें से एक था तेंदुलकर समिति। उन्होंने बताया था कि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय पर जोर दिया था और गरीबी अनुमानों में स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे तत्वों को उन्होंने जोड़ा था। ये 2009 में आया था। सेक्शन 1 का चैप्टर 2 में ग्रामीण गरीबी में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अब आइए सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ दो लिस्ट दिया गया है, हमें इन दोनों को मैच कराना है। लिस्ट 1 में है कुछ समिति, किस वर्ष वो लागू हुई थी, और दूसरा कि उनके द्वारा दिया गया योगदान। तो यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ यूट्यूब पे ही। पेड बैचेज में इसको मैंने विस्तारित रूप से पढ़ाया है, लेकिन यूट्यूब पे देखिए पॉसिबल नहीं है कि एक दूसरे के साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूं। पेड बैचेस में क्या होता है कि मैं क्वेरी पूछता हूं कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप फिर से पूछिए, उसको अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर पाता हूं। लेकिन यूट्यूब पे भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सेक्शन 1 का ये बी है, यानी कि इंडियन रूरल पॉवर्टी के अंतर्गत इसे पढ़ाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये इसका राइट आंसर होगा, ए का 4। यानी कि अलग समिति जो कि 1979 में आई थी, इन्होंने क्या बताया था कि पोषण आवश्यकता आरडीए कैलोरी पर आधारित गरीबी मापन है। इन सभी ने गरीबी को मापने का अलग अलग तरीका बताया था, अलग अलग सिफारिशें इन्होंने पेश की थी। अब लक्कड़वाला समिति जो कि 1993 में आई थी, तो इनके द्वारा क्या सिफारिश दिया गया था? कैलोरी सेवन आधारित गरीबी रेखा। इन्होंने एक गरीबी रेखा बनाया था जो कि कैलोरी बेस्ड था। तो शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति एक दिन में उनको लेना चाहिए। अगर उससे नीचे अगर वो ले रहे हैं तब वो गरीबी रेखा के नीचे है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया था उन्होंने। फिर बाकी की जो दो ऑप्शंस है लास्ट के, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, इन्होंने कैलोरी बेस्ड नहीं गरीबी रेखा निर्धारित किया था, बल्कि इन्होंने उपभोग व्यय के आधारित पे। तो 2009 में तेंदुलकर समिति आई थी और 2014 में रंगराजन समिति। रंगराजन समिति बेसिकली तेंदुलकर समिति का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ कार्यक्रम है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, इन्हें हमें एक सीक्वेंस में अरेंज करना है कि कौन सा कार्यक्रम सबसे पहले आया था। तो आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सबसे पहले कौन कार्यक्रम आया था? आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह आया था वर्ष 1978 में। उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये आया था वर्ष 2000 में। उसके बाद तीसरा है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसे लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 2005 में। तो ये चीज देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे कि 2005 में आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी आया था और एमजी नरेगा भी 2005 में आया था। लेकिन यहाँ पे हमें सीक्वेंस बताना है, तो ये 12 अप्रैल 2005 को आया था और एमजी नरेगा आया था 25 अगस्त 2005 को।
चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का कौन सा कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है? देखिए, ग्राम पंचायत का कार्य हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझा था कि क्या काम होता है ग्राम पंचायत का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनका ऐसा कौन सा कार्य है जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण बाजारों हाट का निर्माण और रख रखाव। देखिए, इसके पीछे क्या रीजन है, ऐसा करने से क्यों ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनका योगदान आएगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण बाजार महत्वपूर्ण है क्योंकि वे उत्पादकों को उपभोक्ता से जोड़ते हैं और आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं। अगर ग्रामीण बाजार, जैसे कि जिसको हाट बोला जाता है, अगर उसका ये लोग निर्माण करते हैं, उसको ये लोग बनवाते हैं, उसका मेंटेनेंस करवाते हैं ग्राम पंचायत, जो कि आपका पंचायत होते हैं या फिर मुखिया होते हैं, तब उससे क्या होगा, किसान जो भी उपज उगा रहे हैं उनको वो बेच पाएंगे, उनके लिए एक बाजार उपलब्ध रहेगी जो उपभोक्ता से उनको जोड़ेगी। अन्य कार्य प्रशासनिक हैं, जैसे कि आपका गांव में मेले का आयोजन, तो ये एक प्रशासनिक कार्य है। जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, ये भी एक प्रशासनिक कार्य है। गांव के अभिलेख रखना, तो ये सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देते, लेकिन इनडायरेक्टली देते हैं, ये बढ़ाते नहीं हैं, ये एक प्रशासनिक कार्य है। लेकिन ग्रामीण बाजार अगर वहाँ पे हाट का निर्माण हो रहा है तो यह अर्थव्यवस्था में निर्माण दे रहा है, आजीविका के अवसर वहाँ प्रदान कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में कौन से पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लागू किए जाते हैं? तो हमें बताना है कि जो भी ये सब प्रोग्राम्स हैं, ये पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कौन सा लागू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी के सभी। यानी कि मनरेगा भी पंचायती राज ही लागू करवाती है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम और मिड डे मील, अब इसका नाम बदलकर हो गया है पीएम पोषण स्कीम। देखिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि ग्राम स्तर पे हो गया, ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे, तो ऊपर से कोई भी स्कीम बन के आती है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम हो, वह अगर गांव में लागू करना है तो सबसे पहले वो आएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पे, उसके बाद आएगी ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल से आएगी आपका पंचायत लेवल पे, यानी कि गांव स्तर पे। तो पंचायत ही उसको लागू करवाती है। ये जितने भी स्कीम्स हैं, चाहे एमजी नरेगा हो गया, उस गांव में किन लोगों को रोजगार चाहिए, किस क्षेत्र में रोजगार दिया जाना चाहिए, वहां के पंचायत ही ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जब तक ये ऊपर रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे कि वहां पे सड़क की रिक्वायरमेंट है, तब तक ये स्कीम होगा ही नहीं, तो पंचायत ही इसे लागू करती है। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इनके तहत एक लिस्ट होता है मुखिया के पास कि कौन से लोग वृद्ध हैं, विधवा हैं और विकलांग हैं, ये सारा लिस्ट इनके पास मौजूद होता है मुखिया के पास। और मिड डे मील योजना जो है, यानी पीएम पोषण योजना, इसके तहत जो भी उस गांव के जो स्कूल्स होते हैं उसमें यह भोजन प्रदान किया जाता है। तो ये चीज आपको स्कीम्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ग्राम सभा को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत सारे लोग को अगर कंफ्यूजन होता है ग्राम सभा में, तो वो लोग इस क्वेश्चन को गलत ही कर जाएंगे। देखते हैं किसका आंसर सही होता है। जैसे ग्राम सभा के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो यह गांव की मतदाता सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। एक दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, यह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं और कार्यक्रमों को अनुमोदित करती है। और तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि ग्राम सभा की भूमिका केवल परामर्शमत है, यानी कि एडवाइजरी है, और इसका कोई वित्तीय नियंत्रण नहीं है। तो हमें बताना है इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 ही इसका राइट आंसर है। तीसरा इसका राइट आंसर नहीं है। तीसरा क्यों इसका नहीं है, क्योंकि ग्राम सभा का रोल आपका सिर्फ एडवाइजरी नहीं होता है, बल्कि उसको लागू करवाना होता है, और वित्तीय नियंत्रण तो होता ही, अगर नहीं रहेगा तब तो फिर पारदर्शिता इसमें सुनिश्चित होगी नहीं। तो ग्राम सभा के माध्यम से ही लोकतांत्रिक जो मजबूती है वह आती है और पारदर्शिता आती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल है एनआरएलएम का, जो पहले के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से अलग करता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो हम लोग एनआरएलएम अभी देख रहे हैं, इतने सारे हमने डे एनआरएलएम में पढ़ा था, उसके तहत बहुत सारे स्कीम्स पहले से लागू थे, लेकिन उनको बाद में नाम बदल के कुछ चेंजेस करके डे एनआरएलएम कर दिया गया। तो उन सब स्कीम्स में और एनआरएलएम में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह क्या करती है, एनआरएलएम एसएसजी के माध्यम से सामुदायिक दृष्टिकोण है इसके अंदर। जो भी स्कीम्स होती है वो डायरेक्टली नहीं लागू करती, बल्कि ये कोशिश करती है कि एसएसजी का निर्माण करवाए और उनके माध्यम से स्कीम्स को लागू करें, उनको फायदा पहुंचाए, उनकी आजीविका संवर्धन करवाए। सब कुछ ये एसएसजी के माध्यम से ही करती है एनआरएलएम। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8,
पंचायती राज संस्थाओं और एनआरएलएम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पंचायती राज संस्थाएं और एनआरएलएम ये दोनों के रिलेशन में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। हमें बताना है कौन सा कथन इसका सही होगा। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, ग्राम सभा एसएसजी गठन और सूक्ष्म योजनाओं को अनुमोदित करती है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, पंचायत समिति सीधे एनआरएलएम निधियों को लागू करती है। और तीसरा स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, जिला परिषद यानी कि डीआरडीए जिला स्तर पर एसआरएलएम के साथ समन्वय करती है। इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है। कैसे सही है? तो ग्राम सभा बेसिकली एसएसजी गठन और सूक्ष्म योजनाओं को अनुमोदित करती है। ग्राम सभा ही ये डिक्लेयर करती है कि हाँ, एसएसजी में कौन सी महिलाएं हैं, ये सब सारा जो लिस्ट वगैरह देती है इन्हीं के द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्राम सभा ही, वो उसी गांव के निवासी होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है जिला परिषद यानी कि डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको बोला जाता है। ये जिला स्तर पर एसआरएलएम के साथ समन्वय करती है। तो जिला परिषद जो कि पंचायती राज के तहत हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपर का लेवल होता है, वह एसआरएलएम के साथ यानी कि स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ समन्वय करती है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करती है। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पंचायत समिति जो है सीधे एनआरएलएम के फंड को नहीं इस्तेमाल करती, ये उनके पास राइट होता ही नहीं है। इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एनआरएलएम के मूल्य है? तो ये क्वेश्चन में बेसिकली एनआरएलएम का कोर वैल्यूज पूछा जा रहा है। तो मैंने डे एनआरएलएम यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना जो वीडियो था उसके तहत मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि एनआरएलएम के कौन से कोर वैल्यूज हैं यानी मूल सिद्धांत है। तो इन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इसका राइट आंसर होगा, आप लोग चैट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 3 सही नहीं है। कैसे ये सही नहीं है, चलिए इसके पीछे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एनआरएलएम का मूल सिद्धांत है सबसे गरीब का समावेशन। तो ये बात एकदम सत्य है। पारदर्शिता और जवाबदेही इसमें सुनिश्चित कैसे की जाती है? तो सोशल ऑडिट यानी कि सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा मीटिंग्स होते हैं उनके रेगुलर, उसके तहत ये सब चीज हर मेंबर जो है वो उनके सामने सारा कुछ बुक्स मेंटेन रहता है। तो ये चीज आपका जो है पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करवाती है। निजीकरण और लाभ अधिकतम करना ये इनका ये नहीं है, कोर वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये एक किसी कंपनी का होता है। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट करना, निजीकरण करना और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज का लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा डे एनआरएलएम का घटक नहीं है? तो इसके बारे में भी मैंने वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो अभी जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। एनआरएलएम के मेन कंपोनेंट के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संवर्धन यानी कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। तो ये इसके तहत मतलब इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। इसका कंपोनेंट है सामाजिक संवर्धन और संस्थान निर्माण, जिसके तहत 3 तरीके के संस्थाएं को बनाया जाता है। ग्राम लेवल पे विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसएसजी होता है और फिर सीएलएफ होता है यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन। वित्तीय समावेशन, जिसके तहत एसएसजी को बैंक से जोड़ा जाता है और ऋण प्रदान किया जाता है। आजीविका संवर्धन, अलग अलग तरीके के आजीविका संवर्धन के तरीके बताए जाते हैं, जैसे कि कृषि हो गया, गैर कृषि क्षेत्र या फिर आपका छोटे उद्योग भी सेटअप करने के बारे में इनमें बताया जाता है। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा सब्जेक्ट नॉलेज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इससे एग्जाम में 10 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज का वेटेज है 20 क्वेश्चन और कंप्यूटर फंडामेंटल का 10 क्वेश्चन, इसीलिए हर वीडियो में मैं इसे रखता हूँ। बाकी टॉपिक्स को चेंज करते जाता हूँ क्योंकि किसी में 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के, तो इसीलिए इन सबको चेंज करते जाता हूँ। चलिए कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विंडोज में टास्क मैनेजर खोलने का शॉर्टकट कौन सा है? तो विंडोज अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक सेटिंग्स होता है जहां से हम लोग कुछ चीजों को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर हमारा सिस्टम में बहुत ज्यादा हमें ये देखना है कि कौन कौन सा प्रोसेस ओपन है, ये सब कुछ टास्क मैनेजर के जरिए हो सकता है। उसको ओपन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्टकट की के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। ये तीनों की जब हम लोग एक साथ प्रेस करेंगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। देखिए टास्क मैनेजर कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप लोग कंप्यूटर पे इसे ट्राई करके देखिएगा। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप की, तब ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। इसमें प्रोसेस होगा, परफॉर्मेंस होगा, बहुत सारे प्रोसेस को हम लोग यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। स्टार्टअप में यानी कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कौन कौन से प्रोग्राम उसमें लोड हो वो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं।
और आपका कंप्यूटर का सारा डिटेल्स भी दे देगा कि सीपीयू यानी कि जो प्रोसेसर है वो कितना यूज हो रहा है, मेमोरी कितना है। मेमोरी कहने का मतलब ये प्राइमरी मेमोरी रैम को डिनोट कर रहा है, बाकी ये सब सेकेंडरी मेमोरी को डिनोट कर रहा है। डिस्क 0, डिस्क 1, डिस्क 2। इथरनेट ये दे रहा है, इथरनेट पोर्ट के बारे में। और ये वाईफाई तो ये कनेक्टेड नहीं है अभी, ये सारा स्टेटस दिखा देता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर्स का। वेब ब्राउजर में कौन सा विकल्प ब्राउजिंग इतिहास और कुकीज को सहेजने से रोकता है? तो देखिए, वेब ब्राउजर जो भी है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, ये सब जब आप यूज कर रहे हैं तो उसके तहत एक फीचर होता है जिसमें आपका जो हिस्ट्री है वो मेंटेन नहीं होगा। एक तो हम लोग नॉर्मल वेबसाइट पे जाते हैं, मतलब ब्राउजर पे ओपन करते हैं और कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाता है, जिसके तहत हम लोग हिस्ट्री सेक्शन में जाके देखेंगे कि हमारे सिस्टम पे ब्राउजर पे कौन कौन सा वेबसाइट ओपन हुआ है, उसके तहत हमें पता चल जाता है। लेकिन एक उसमें मोड होता है जिसके तहत ये कुछ भी मेंटेन नहीं होता, ना ही आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री मेंटेन होता है, ना ही कुकीज स्टोर होता है। वह मोड हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइवेट इनकॉग्निटो मोड। कई जगह इनकॉग्निटो मोड लिखा होगा, जैसे गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो मोड होगा, और बहुत सारे जो ब्राउजर हैं जैसे एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, उसमें आपका न्यू प्राइवेट विंडो करके रहता है, तो वो भी इनकॉग्निटो मोड ही रहा, उसके तहत कोई भी हिस्ट्री नहीं मेंटेन हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। विंडोज में रैम, सीपीयू और ओएस का वर्जन जैसे सिस्टम जानकारी जानने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? तो अगर कोई भी कंप्यूटर है, आपको उसका देखना है कि उसमें रैम कितना लगा हुआ है, सीपीयू कौन सा जनरेशन का है, कौन सा वर्जन है, और ओएस का कौन सा वर्जन है, यानी कि विंडोज का कौन सा वर्जन है, तो ये हम कैसे जान सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, यहां से भी हो सकता है, कंट्रोल पैनल ओपन करके जब हम लोग सिस्टम ओपन करेंगे तो उसमें भी सारा इंफॉर्मेशन दे देगा, रैम कितना जीबी लगा हुआ है, सीपीयू कौन से जनरेशन का है, और ओएस का वर्जन विंडोज 10 है, 11 है, ये सब कुछ हमें दिखा देगा। दूसरा, माई कंप्यूटर पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो उसमें प्रॉपर्टीज आता है, प्रॉपर्टीज पे भी क्लिक करेंगे तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें दे देगा। और तीसरा है आपका सेटिंग्स ओपन करेंगे और उसमें अबाउट पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे, तब भी हमें सारा कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उस कंप्यूटर से रिलेटेड। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तालिका के रूप में डेटा बनाने और विश्लेषण करने के लिए कौन सा एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सबसे उपयुक्त है? देखिए, एमएस ऑफिस एप्लीकेशन के तहत बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आउटलुक, और एक्सेस भी आता है, वन नोट भी आता है। तो ये हमें बताना है कि अगर कोई डेटा हमें बनाना है और उसे एनालाइज करना है टैबुलर फॉर्म में, मतलब कि वो टेबल के फॉर्म में होना चाहिए, तो कौन सा एप्लीकेशन सबसे बेस्ट होगा यूज करने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो पेजेस रहते हैं, बेसिकली उसको पेज नहीं बोला जाता बल्कि शीट बोला जाता है, रो एंड कॉलम के स्ट्रक्चर में होते हैं इस तरीके से। तो अगर हमें टेबल बनाना है तो सबसे बेस्ट ये रहता है। हम एमएस वर्ड में भी उसे बना सकते हैं, लेकिन एमएस वर्ड में हमें बनाना पड़ेगा। एमएस वर्ड का काम बेसिकली टेक्स्ट से होता है, जैसे कि आपको जो भी लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो आप एमएस वर्ड में लिखिएगा। एमएस पावर पॉइंट स्लाइड्स या फिर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जैसे कि ये प्रेजेंटेशन है, ये मैंने एमएस पावर पॉइंट पे बनाया है। और एमएस एक्सेल का यूज तो मैंने बता दिया। एमएस आउटलुक होता है ईमेल स्टोर करने के लिए, जैसे कि आप जीमेल अगर ओपन करते हैं, ठीक उसी तरीके से जीमेल को अगर आप एमएस आउटलुक पे सिंक कर दीजिएगा, उसमें लॉगिन करके अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिएगा, तो आप एमएस आउटलुक पे ही सारा इनबॉक्स और मैसेज वगैरह सब कुछ भेज सकते हैं उस पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। विंडोज में कंप्रेस्ड संग्रह बनाने के लिए कौन सा फाइल प्रकार उपयोग होता है? देखिए, विंडोज में एक फीचर होता है, जैसे सपोज करिए कि आपके पास कोई डेटा है, बहुत सारा फाइल है, वह 10 जीबी का है। आप चाहते हैं कि वह छोटा हो जाए लेकिन इसका क्वालिटी खराब नहीं हो, बस वह स्टोर रहे तो छोटे साइज में, 10 जीबी के बजाय वह 2 जीबी ही ले। तो आप क्या करिएगा, उसको कंप्रेस करिएगा। कंप्रेस करने के लिए हम कौन सा फाइल टाइप का यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, चैट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दीजिए इसका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉट जिप। देखिए, जिप करने से क्या होता है कि उस फाइल का साइज कम हो जाता है, क्वालिटी नहीं खराब होता। इसे फिर हमें अनजिप करना होता है एक विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से, जैसे कि एक होता है आपका विनजिप, दूसरा होता है आपका विनरार। ये दोनों बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर होते हैं किसी भी फोल्डर्स को, किसी भी फाइल को जिप करने के लिए या फिर अनजिप करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। विंडोज में कट और डिलीट में क्या अंतर होता है? तो हम लोग कट और डिलीट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है बेसिक डिफरेंस। देखिए, ये सब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएंगे स्टेटमेंट वाइज तो हम कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। कट का क्या काम होता है, जिस जगह पे भी, जैसे यहाँ विंडोज लिखा हुआ है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ सिर्फ विंडोज को,
इसको मैं कट करता हूँ, ये डिलीट नहीं होगा, यहाँ से हट जाएगा, बस वो क्लिपबोर्ड में चला जाएगा, मतलब एक डायरेक्टरी में चला जाएगा। फिर जहां भी कर्सर है, सपोज करिए मैं कर्सर यहाँ लाता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ, तो विंडोज यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वही डिलीट में क्या होगा कि इस विंडोज को मैं सेलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करता हूँ, तो ये पूरी तरीके से हट जाएगा। ये क्लिपबोर्ड किसी कोई लाइब्रेरी में भी नहीं जाएगा। ये डिफरेंस यही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए। कट क्या करता है, फाइल को क्लिपबोर्ड में रखता है, जबकि डिलीट जो है स्थायी रूप से उसको हटा देता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। विंडोज में कौन सा शॉर्टकट खुले हुए एप्लीकेशन के बीच जल्दी स्विच करने के लिए उपयोग होता है? तो देखिए यहाँ एक प्रोसेस पूछा जा रहा है जिसमें आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन है, जैसे MS वर्ड भी ओपन होगा, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, कोई और भी फाइल आपने कोई ब्राउजर भी ओपन कर रखा है, तो वो सब कुछ नीचे आपका टास्क बार जो रहता है उसमें ये छोटे छोटे आइकन्स बने रहते हैं। अगर हमें इसे ओपन करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे जाके मैनुअली क्लिक करते हैं। लेकिन अगर हमें देखना है कि कौन कौन सा एप्लीकेशन हो सकता है, बहुत सारा एप्लीकेशन ओपन हो, हमें देखना है कि बहुत जल्दी से उस पर स्विच करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? उसके लिए शॉर्टकट की पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा Alt+Tab। ये दोनों की को जब हम लोग एक साथ प्रेस करेंगे तो देखिए जो भी एप्लीकेशन हमारे सिस्टम पे ओपन है वह छोटे छोटे रूप में हमारे डेस्कटॉप पे आ जाएगा, यानी मेन स्क्रीन पे, थंबनेल व्यू में। अब यहाँ हमें दिखेगा कि हम लोग क्या काम कर रहे थे। जैसे सपोज करिए कि आप कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए आप बार बार यहाँ जाके देखिएगा तो वो भी परेशानी है, क्योंकि इस पर से डेटा हट जाएगा, कर्सर हट जाएगा। इस पे आप काम कर रहे हैं, आपको देखना है कि सपोज करिए कि आधार नंबर, तो आधार आपने ओपन कर रखा है, आप Alt टैब प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उस पे जैसे अपना माउस का कर्सर ले जाइएगा, थोड़ा सा जूम हो जाएगा, उस पे बस आप आधार नंबर लिख के इस पे आप एंटर कर दीजिए। ये होता है आपका Alt टैब का इस्तेमाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। आपका पीसी प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है और कर्सर हिलता नहीं है। कार्यशीलता बहाल करने के लिए सबसे सुरक्षित पहला कदम क्या है? देखिए एक सिचुएशन दिया जा रहा है जहां आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपका कंप्यूटर फ्रीज हो गया, मतलब कि वो कुछ नहीं हो रहा है, कर्सर इधर उधर कुछ नहीं हिल रहा है, आप कुछ भी लिख रहे हैं, कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं, वो कुछ नहीं हो रहा, यानी कि जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि कंप्यूटर हैंग कर गया। उस स्थिति में सबसे बेस्ट स्टेप क्या होगा? आप क्या करना चाहिएगा या आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए बहुत सारे जगह कुछ और आंसर दिया रहेगा। जैसे आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आपको कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट एक साथ प्रेस करेंगे तब जाके वह रीस्टार्ट का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन बहुत जगह ये ऑप्शन दिया रहेगा कि रीस्टार्ट द कंप्यूटर नॉर्मली। कैसे कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा? जब कोई चीज काम ही नहीं कर रहा है तो नीचे विंडोज में जो रीस्टार्ट का ऑप्शन रहता है उस पर भी हम लोग क्लिक करेंगे, माउस का कर्सर हिलेगा ही नहीं। कीबोर्ड से भी हम लोग कोशिश करेंगे क्लिक करने के लिए, वो भी नहीं काम करेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम कंप्यूटर फ्रीज हो गया, हैंग हो गया। तो ऑल्ट कंट्रोल डिलीट जब प्रेस करेंगे ये काम कर जाता है, लेकिन ये सब चीज काम नहीं करता। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा यही कि कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को प्रेस करेंगे तो वो रीस्टार्ट का ऑप्शन दे देता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में क्या अंतर है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं और ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि स्लाइड ट्रांजिशन और स्लाइड एनिमेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए ट्रांजिशन स्लाइड पर लागू होता है और एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स पर। तो ये जैसे मैंने ये आंसर बताया, ये देखिए नीचे से पॉपअप हो गया है इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। एक स्लाइड के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैं ऑप्शन डी पे भी कुछ ये लगा दूं, एनिमेशन लगा दूं, या फिर यहाँ पे भी मैं एनिमेशन लगा सकता हूँ। ये सब ऑब्जेक्ट हो गए। स्लाइड हो गया पूरा, एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड जब चेंज होता है उसके चेंज होने के तरीके को हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, अगला स्लाइड जो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 20 होगा, उसको चेंज करने का आप तरीका देखिएगा थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे मैं प्रीवियस वाला दिखाता हूँ, उस पर मैंने कोई भी ट्रांजिशन नहीं लगाया। ये देखिए क्वेश्चन स्लाइड 18 है, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। ये एकदम नॉर्मल ट्रांजिशन हो गया, इसमें किसी तरीके का कोई ट्रांजिशन नहीं लगाया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाएगा तो आप देखिएगा कैसे ये चेंज होगा। इस पे मैंने आपको समझाने के लिए एक ट्रांजिशन लगाया है, एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड बस कैसे चेंज होगा, वही डिफरेंस होता है स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन में। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ये लास्ट क्वेश्चन है। वर्ड में कई प्राप्तकर्ताओं को व्यक्तिगत पत्र भेजने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है? तो ये स्टार मार्क कर लीजिएगा, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रहता ही है। इसके बारे में डिटेल हमारे पेड बैचेस में उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूँ, और यूट्यूब पे भी इसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है। आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके MS वर्ड देख लीजिएगा, उसमें पूरा अच्छे तरीके से, या फिर बेल्ट्रॉन का सीरीज देख लीजिएगा, पूरे अच्छे तरीके से मैंने समझाया।
तो इसमें बेसिकली एक सिचुएशन बोल रहा है कि एमएस वर्ड में एक फीचर होता है जिसके तहत हम लोग कई सारे रिसीवर्स को उनके लिए पर्सनलाइज लेटर हम बना सकते हैं। तो पर्सनलाइज लेटर कहने का मतलब कि अब जैसे सपोज करिए 5 इंसान है, तो पांचों इंसान के लिए आप अलग अलग लेटर टाइप करिएगा। उसमें कंटेंट सेम है, बस उनका नाम चेंज हो रहा है। तो वो बहुत ही आपके लिए ये हो जाएगा टाइम टेकिंग। तो एमएस वर्ड में एक फीचर देता है कि जब कंटेंट सेम हो, उसमें कुछ चीज चेंज कर रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग सेलेक्ट करके हम लोग एक लिस्ट बना के उसको चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही 5 व्यक्तियों का हम लोग उसमें सिर्फ व्यक्ति का नाम चेंज करना है, तो 5 व्यक्ति का नाम बना के हम लोग एक लिस्ट बना देंगे और कंटेंट एक ही रहेगा और इसको इसके साथ हम लोग अटैच कर देंगे। ये क्या होगा, इन नामों को इस्तेमाल करके सेम कंटेंट 5 तरीके का ये दे देगा। तो वह कौन सा फीचर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेल मर्ज। मेल मर्ज के जरिए हम लोग बहुत सारे ऐसे लेटर्स बना सकते हैं। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर सेशन में आप लोगों को मजा आ रहा है तो लाइक बटन दबा दें और इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए, अगला टॉपिक है, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो स्कीम्स का भी हमने क्वेश्चंस देखा, ऑर्गेनाइजेशंस का भी हमने देखा। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे देखेंगे। धीरे धीरे मैथ और रीजनिंग इसमें ऐड होते जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, यह किसके बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में 1757 का युद्ध हुआ था। तो इसको बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी भी बोला जाता है। तो इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी और बंगाल पर राजनीतिक नियंत्रण इसने दिया था। तो भारत में ब्रिटिश शासन ने पहली बार नींव रखा था किसी युद्ध के माध्यम से, तो बैटल ऑफ प्लासी ही था। अब चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। बंगाल में द्वितीय प्रशासन, ये इसको द्वैत शासन भी बोला जाता है, इस प्रणाली के बारे में सही कथन कौन सा है? बंगाल में यह डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको बोला जाता है डायरकी भी बोला जाता है इसको इंग्लिश में, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इस सिस्टम के तहत राजस्व संग्रह कंपनी करती थी और प्रशासन वहां के नवाब करते थे। देखिए, प्लासी के बाद कंपनी ने राजस्व संग्रह किया, जबकि नवाब के पास नाम मात्र प्रशासनिक अधिकार थे। इस प्रणाली से भ्रष्टाचार और असक्षम प्रशासन हुआ। देखिए, ये सिस्टम डायरकी सिस्टम जो था बहुत ही खराब था। प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था बंगाल में, क्योंकि बंगाली सबसे बड़ा आपका प्रेसिडेंसी था, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, ये डायरकी लगाया था। लेकिन 1773 में इसको हटा दिया गया था। अब किसके द्वारा हटा दिया गया था, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 1793 का स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट मुख्य रूप से किसे लाभ पहुंचाता था? तो यहाँ परमानेंट सेटलमेंट के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि यह बेसिकली किसको लाभ पहुंचाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये जमींदारों को लाभ पहुंचाता था। कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जमींदारों को निश्चित राजस्व संग्रह का अधिकार दिया गया था, लेकिन किसानों को उच्च किराया देना पड़ता था इसके कारण, और जो किसान थे उनको शोषण झेलना पड़ता था। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, स्थायी बंदोबस्त क्या था। तो इसको लॉन्च किया गया था 1793 में। किसके द्वारा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ये भारत के गवर्नर जनरल थे आपका 1786 से लेके 1793 तक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लॉर्ड वेलेजोली द्वारा पेश की गई सहायक संधि प्रणाली में भारतीय शासकों को क्या करना पड़ता था? तो लॉर्ड वेलेजोली ने एक सिस्टम लागू किया था, सहायक संधि। उसके तहत जो इंडियन रूलर्स थे, भारतीय शासकों, उनको क्या करना पड़ता था? आप लोग आंसर चैट बॉक्स में दीजिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसके तहत जो भारतीय शासक थे, अपने खर्च पर ब्रिटिश सैनिकों को बनाए रखना। देखिए, क्या था ये सहायक संधि, इसको सब्सिडरी अलायंस भी बोला जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि को लागू किया था, खास करके बंगाल के क्षेत्र में। बेसिकली इसके तहत क्या था, इसके तहत भारतीय शासकों को अपने राज्य में ब्रिटिश सैनिक रखने और उनका खर्च वहन करना पड़ता था। दूसरा क्या था, शासक अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। अब चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। मैसूर का कौन सा शासक चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था, ब्रिटिशर्स के खिलाफ उन्होंने लड़ा था? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की 1799 में मृत्यु हो गई थी, जिससे मैसूर का प्रतिरोध समाप्त हुआ और दक्षिण भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित हुआ। तो देखिए, साउथ इंडिया में यही सब थे। आपका साउथ इंडिया में सबसे पहले हैदर अली ने उन्होंने रोका था। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जिसके तहत शुरू में आपका हैदर अली ने किया, फिर बाद में टीपू सुल्तान ने। तो सबसे लास्ट था आपका यही 1799 का, जिसके तहत टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वहां पे शासन खत्म हो गया था आपका। इन लोगों का शासन खत्म हो गया था और साउथ इंडिया पे भी ये अंग्रेज जो थे वहां अपने उन्होंने कब्जा कर लिया।
तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा प्रैक्टिस सेट 6। अब कल के दिन में शाम 6 बजे प्रैक्टिस सेट 7 आ जाएगा। उसमें कुछ नए टॉपिक्स इंक्लूड होंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।